नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार जब रिकॉर्ड ऊंचाई छूता है तो निवेशकों के मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या अभी सही वक्त है बाजार में एंट्री करने का? क्या मुनाफा वसूली करे या फिर शांति से बाजार में बने रहे? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि बाजार के कैसे भी प्रदर्शन में निवेशकों के मन में जरूर उठते हैं। तो जब बाजार रिकॉर्ड पर होता है तो आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? साथ ही सबसे जरूरी बात यह कि बाजार के किसी भी स्थिति में आपको एसआईपी करना है, एक मुश्त निवेश करना है, एसटीपी कब करना है, ये आपको कैसे मालूम चले, इसी पर आज हमारी रहेगी चर्चा। हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। धन्यवाद स्वाति। तो क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे? सबसे पहले जरा उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे बाजार में तेजी पर क्या बनाएं स्ट्रैटेजी, कब करें एसआईपी, एसटीपी या फिर एक मुश्त निवेश, एसेट एलोकेशन के हिसाब से कैसे रहे आपकी सटीक स्ट्रैटेजी। साथ ही समझेंगे क्या बाजार में अभी मुनाफा वसूली करना है सही। क्षितिज, पिछला कुछ समय बाजार के लिए बेहद शानदार रहा है। सेंसेक्स एट 60,000 और ऐसे कई हमने क्षण देखे हैं बाजार में जो रिकॉर्ड ऊंचाई को छूते हुए नजर आए हैं। अब जब ऐसा बाजार होता है, और आज से 1.5 साल पहले वाला बाजार भी हमने देखा जब बिल्कुल कोविड की शुरुआत हुई थी, बाजार धड़ाम से गिरे थे, तब भी लोगों के मन में एक अलग स्ट्रैटेजी दिमाग में घूमने लगी थी कि अभी बाजार में क्या करना चाहिए। और एक बार फिर से जब बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे तब भी निवेशकों के मन में कई तरीके की स्ट्रैटेजीज और कई तरीके के सवाल भी उठने लगे कि उन्हें ऐसे बाजार में करना क्या चाहिए। इसलिए थोड़ी क्लैरिटी आपसे हम लेना चाहेंगे। अभी जो बहुत ज्यादा लोगों के मन में सवाल होता है, या वो काफी टेम्प्ट होते हैं, लालायत होते हैं कि क्या अभी मुनाफा वसूली कर लें, यानी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या फिर आराम से बाजार को एंजॉय करें और शांति से बैठे रहें। स्वाति, इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। पहले तो मैं जितने भी दर्शक ये हमारा सीरीज देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि दैट मार्केट बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, जब आपका गोल नहीं बदलता है, वो गोल चाहे आपका कार बाय करने का है या घर बाय करने का है या बच्चों की एजुकेशन का है या रिटायरमेंट का है या उनके लिए कुछ फॉरेन ट्रिप प्लान करने का है या शादी करने का है, तो आप जब गोल पोस्ट नहीं बदल रहा है हमारा, तो हम मार्केट्स के बारे में स्ट्रेटजीज क्यों बदलते रहते हैं? स्ट्रेटजीज सिर्फ एक ही चीज में बदलनी चाहिए। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी एसेट एलोकेशन के हिसाब से प्लान करी है, जहाँ पे एसेट एलोकेशन बताता है कि आपने कितना इक्विटी या डेट लिया है और उसमें आपकी परसेंटेज बदल गई है, तो तब आपको ऐड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं ऐड करना चाहिए। रही बात दूसरी की मार्केट अब 60,000 पे है, तो पहले तो हमें समझना ये है कि ये मार्केट जो 60,000 पे है उसका ऑब्वियस कारण है कि दैट ग्लोबली जितना भी पैसा प्रिंट हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 2008 में, उससे कुछ 4 गुना ज्यादा, 3.5 से 4 गुना ज्यादा पैसा अभी प्रिंट हुआ है, जो इमर्जिंग मार्केट्स में एट हार्डली एनी कॉस्ट पे पैसा फ्लड ऑफ मनी आया है। तो दूसरा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है ऑफ लेट। पिछले स्वाति 100 कोई लगभग 1 करोड़ अकाउंट खुले हैं, कोई डीमैट अकाउंट खुले हैं। सो ऑन एन एवरेज मंथली 14-15 डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, 13-14 लाख आपके नए फोलियो रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स ऑल्सो कि उसकी डेप्थ इंक्रीज होती है। बट जहां तक बात करें आज की मार्केट की, तो आप अपना जो फोकस है वो तभी चेंज करें जब आप अपने एसेट एलोकेशन थोड़ा सा डिबेट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो बने रहिए और बाजार की इस जर्नी को एंजॉय करें। यहाँ पर एक और जो मौके तलाशते हैं निवेशक, वो आमतौर पर होता है कि बाजार में गिरावट का जो मौका होता है वो खरीदारी का मौका माना जाता है, और शायद 2020 के बाद से बाजार ने काफी ऐसे मौके निवेशकों को दिए हैं। क्षितिज, बहुत सही कहा आपने स्वाति। इनफैक्ट इनिशियली जब मार्केट गिर रही होती है, जब सब थोड़ा सा डरते हैं, इसको हम ग्रीड और फियर से जोड़ते हैं, जब बहुत फियरफुल होता है कि मार्केट गिर रही है, कोविड का पता नहीं क्या होगा, और हम सब ने मार्च 2020 देखा है, एंड थैंक्स टू यू एंड योर कोलीग्स अक्रॉस चैनल जिन्होंने
बहुत प्रोएक्टिवली क्लाइंट्स के लिए तब एपिसोड्स किए। मैं समझ सकता हूँ तब चीजें खराब थी, फिर भी आप लोग स्टूडियोज जाके शो कर रहे थे, मुझे याद है आपसे बात हुई थी। तो जो लोगों को गाइड करते रहे कि बने रहें, ये मार्केट का इस समय टेम्परेरी मूवमेंट है, बट वो अगर आज आप पीछे देखते हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। आज 8,000 निफ्टी में किसी ने बाय किया होता तो आज निफ्टी 17,700 है, जो उस समय फेयरफुल लग रहा था कि मेरा तो 12 से 8,000 हो गया। तो ये स्प्रिंग इफेक्ट होता है, और लकीली मैंने ऐसे 3 करेक्शंस पहले देखे हुए हैं। तो हम भी अपने क्लाइंट्स को अक्रॉस फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में यही बोलते हैं कि दैट अगर आपका लॉन्ग टर्म पोस्ट है, अपने गोल को लेकर इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, तो आप ये मार्केट मूवमेंट ना देखिए, क्योंकि वो बहुत चीजों से डिपेंड करती है। और आप जैसे शोज करते रहे हैं इतने सालों से, वो बहुत गाइड करते हैं लोगों को कि दैट आज लग रहा है कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बट जब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी तब हमने बाय नहीं किया। सो एनी डिप जो आपके सामने आता है, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आने वाले टाइम में भी आएगा। बाजार यहाँ से 18,000 निफ्टी या फिर 20,000 या 25,000 निफ्टी ऐसे नहीं हो जाएगा, ये ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। जैसे जैसे हार्ट बीट होती है ना, वो हमेशा ऐसे साइन मूवमेंट में चलती है, मार्केट भी ऐसे चलती है, इट नेवर गोज अप लाइक दिस। वो ऐसा नहीं होगा कि हॉकी स्टिक बना के ले जाएगा, वो तो बिकॉज ऑफ कैपिटल फ्लो इतना तो 1.5 साल से ऐसा हुआ कि सेकुलर बुल रन हमने देखा है, बट अदरवाइज वो साइन वे भी चलेगा आपका। बट इवेंचुअली ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाजार क्या है। बाजार बहुत चीजों से मोटिवेटेड, गाइडेड रहता है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर, ग्लोबल क्या हो रहा है, कोविड जैसी कोई सिचुएशन हो, कोई वॉर सिचुएशन हो, करेंसी की पिटाई हो या इन्फ्लेशन हो, बट जो कंपनीज हैं वो तो बिजनेस कर ही रही हैं। जो अंडरलाइन कंपनीज है जिनके शेयर के भाव हम ऊपर नीचे करते हैं, इवेंचुअली वो बिजनेसेस जो अच्छी कंपनी कर रही हैं उनके ऊपर आपको अच्छा प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या अर्निंग मिलता ही है। सो स्टे पुट, दैट्स माय सबमिशन हियर। एंड एट द सेम टाइम जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले करेक्शन की, तो अगर आप लेट्स से मान लीजिए 10,000 रुपए की सिप कर रहे हैं, तो उसमें 10,000 रुपए और ऐड कर दीजिए ऐसी करेक्शन में। तो निवेश रोकने का टाइम नहीं है, निवेश इनफैक्ट बढ़ाने का टाइम है, क्षितिज का ये कहना है। बाजार की किसी भी स्थिति में अगर आपने एक गोल बेस्ड निवेश किया है तो उसको रोकने का कोई तुक बैठता ही नहीं है, ये ध्यान में रखने की बात है। और कई लोगों ने सबक भी लिया पिछले 1.5 साल में, जिन्होंने निवेश रोकने की गलती कर दी थी। अब एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जो मौजूदा निवेशक है, क्योंकि बाजार में इतने सारे उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय में हमने देखे हैं क्षितिज, कि एसेट एलोकेशन काफी लोगों का बिगड़ गया। तो एसेट एलोकेशन किन पैमानों पर किसी निवेशक को रखना चाहिए, खासतौर पर जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, लंबी अवधि का निवेश कर रहे हैं बाजार में? स्वाति देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एसेट एलोकेशन, अगर आप जब मार्केट इतनी ऊपर हो गई है, मान लीजिए किसी का 60-40 का एसेट एलोकेशन है, 60% इक्विटी और 40% डेट। आज डेट में रिटर्न कम आ रहा है और इक्विटी में हमने देखा 1.5 साल से अच्छा रन आया है। बट हम इसको 7,500 या 7,600 निफ्टी का लेवल ना देखते हुए, जब मार्केट गिरी है 12,400 से, वहां से देखते हैं, तो वहां से भी रन अच्छा आया है। अगर मान लीजिए आपका एसेट एलोकेशन आज 60-40 जगह 80-20 हो गया है, तो आप उसमें से कुछ पैसा मूव, जो 20% एक्स्ट्रा है, उसको आप बैलेंस एडवांटेज फंड में मूव कर सकते हैं। क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड की ब्यूटी ये है कि वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एसेट एलोकेशन का गेन करेगा। क्योंकि मैं इस समय मानूंगा नहीं कि दैट आप इक्विटी मार्केट से बाहर जाएं, और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूंगा, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं जो थोड़ा सा फेयरफुल है इस चीज को लेके, इधर हमारा इक्विटी का एलोकेशन बढ़ गया है, उनसे ही सुझाव दूंगा कि वो इसको बैलेंस एडवांटेज फंड में ले जाए। जो लोगों का लॉन्ग टर्म है और वहां से 8-10 साल के लिए उनको पैसे की जरूरत नहीं है और वो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक इंडिया के लिए बहुत स्वीट स्पॉट है, जहां पे चाइना प्लस वन एडवांटेज, लो इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा और रियल एस्टेट पे, जॉब क्रिएशन पे, ग्रोथ पे, बहुत सारी चीजें काम करेंगी। और देखिए स्वाति, पिछले 7-8 साल में जो निफ्टी गई भी है, जो 450-500 के बीच में वो मूव कर रहा था, वो 500 क्रॉस किया है। तो जहां पी एक्सपेंशन हो रहा था, अब आपका अर्निंग एक्सपेंशन का भी रोल प्ले आएगा, तो मार्केट्स यहाँ से बेटर करेंगी। हैविंग सेड दैट, शॉर्ट रन में नोबडी नोज की करेक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता, हाँ आ सकता है, बट आप साइडलाइन में मत रहिए। सो जो लोग थोड़ा फेयरफुल है, वो थोड़ा बैलेंस एडवांटेज फंड में मूव कर दें। जो आज एसेट एलोकेशन में थोड़ा इक्विटी में ज्यादा हो गए हैं अपने तय क्वांटिटी से, जो लोग सेम लेवल पे हैं जैसा तुमने डिसाइड किया था, वो नीचे थे क्योंकि वो इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा वो फर्दर एलोकेशन जारी रखें, पर वो एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और सिप के जरिए करें। अगले 3 से 4 महीने की या 4 से 5 महीने की सिप करें। उसमें क्या होगा, 2 अर्निंग सीजन निकल जाएंगे
काफी क्लैरिटी आ जाएगी कॉर्पोरेट इंडिया कैसे कर रहा है। दूसरा, यूएस में अगर कोई टेपरिंग होनी है, जो कि नेगेटिव न्यूज नहीं है, हमें लगता है इट्स अ नेगेटिव न्यूज। आप देखिए 2013 में जब टेपरिंग होनी शुरू हुई थी, जो स्टिमुलस दिया हुआ था, तो इंडिया में जो हुआ, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े, वो अपने इंडिया स्पेसिफिक रीजन थे, पर उसके बाद से यूएस मार्केट से तो बहुत अच्छा किया। अब उस साइज की डेवलप्ड मार्केट 3-3.5% की जीडीपी से ग्रो की है। सो मैं कह रहा हूँ कि दैट टेपरिंग का मतलब ये है कि अगर कोई कोई पेशेंट है, वो वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका वेंटिलेटर हटाया जा रहा है क्योंकि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। सो इट्स अ गुड साइन। हम उसे बहुत नेगेटिव ले रहे हैं कि पार्टी विल स्टॉप, म्यूजिक विल स्टॉप। आई नो म्यूजिक विल स्टॉप, बट आपका डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहा है। आज इतने लोग आ रहे हैं इस मार्केट में, तो आपका ऑटोमेटिक डेप्थ बढ़ेगा ही बढ़ेगा मार्केट में। सो जो लोग लिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिनका इक्वल वेट है, वो आगे इंक्रीज कर सकते हैं इक्विटी को, बट सिस्टमैटिक ट्रांसफर थ्रू। जो अंडर वेट है, उनसे भी मेरा सजेशन है कि वो लमसम अभी निवेश ना करते हुए 4 से 5 महीने का रूट लें सिस्टमैटिक ट्रांसफर का और सिप का। पर जैसे डिप्स मिले, उसको एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करके अपना एसेट एलोकेशन वेट इंक्रीज करें। एक तो ये जो आपने स्ट्रैटेजी बताई, इसी से आमतौर पर निवेशकों के दो सवाल सामने आते हैं। एक तो बैलेंस एडवांटेज फंड, आपने इसका खास जिक्र किया कि बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि बाजार में किसी दिन रिकॉर्ड कारोबार हो रहा है और अगले ही दिन काफी ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड इससे कैसे निवेशकों का जो पूंजी है उसकी रक्षा करता है। दूसरा, जो ये एसटीपी रूट है, जिसमें एसआईपी किया है उसी से एसटीपी किया जा सकता है, और या एसटीपी के लिए एक नया फंड चूज करने की जरूरत है। कैसे फंड से, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड आपने बोला, उसके अलावा भी किसी और फंड से एसटीपी किया जा सकता है? स्वाति, पहले मैं बैलेंस एडवांटेज फंड पे आता हूं। जैसे आपने बोला, बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको एसटीपी करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं कि ये बैलेंस फंड कैटेगरी के फंड होते हैं जहां पे इक्विटी के एलोकेशन कुछ फंड्स में 0 to 100% मूव करता है, कुछ में 30 to 100% या 80% मूव करता है। और इसका टैक्सेशन इक्विटी रहता है, क्योंकि अगर लेट्स से किसी का आज की डेट में ज्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड, अगर आप एडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज एचडीएफसी का छोड़ दें, तो बाकी सब में इक्विटी का एलोकेशन 35 to 40% के आसपास है। बैलेंस बिकॉज सेबी कहता है कि आपको उस एसेट क्लास में 65% होना पड़ता है जिसमें आपको टैक्सेशन लेना होता है। इक्विटी टैक्सेशन पूरा करने के लिए बैलेंस आपका आर्बिट्राज फंड ऐड होता है, बाकी डेट पोर्शन होता है। तो ये क्या करते हैं कि कई पैरामीटर्स हैं इंडस्ट्री के, मार्केट्स के, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड ग्रोथ, मोमेंटम, कई चीजों को देखते हुए डिफरेंट फंड डिफरेंट चीजें देखते हैं। उस बेसिस पे इक्विटी का एलोकेशन इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। मान लीजिए आज प्राइस टू अर्निंग जो है इंडेक्स की या ओवरऑल मार्केट की बहुत स्ट्रेच्ड है, प्राइस टू बुक वैल्यू हाई ट्रेड कर रही है, उस सिनेरियो में बैलेंस एडवांटेज फंड के जो भी बैक एंड फॉर्मूलाज बता रहे हैं कि इक्विटी में एलोकेशन कम होना चाहिए, तो ज्यादातर फंड्स का एलोकेशन 34-35% या 38% है। जब मार्केट फॉल होती है तो ऑटोमेटिकली ये इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये आपके लिए ऐसे एसेट एलोकेटर फंड की तरह काम करते हैं। मार्केट गिरती रहती है, डिस्काउंट आता है, तो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ता जाता है। तो आज की डेट में जो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर सकते हैं। और काफी अच्छे बैलेंस एडवांटेज फंड है, एडलवाइज का है, एसबीआई का है, आपका आईसीआईसीआई का है, कोटक का है, काफी फंड्स है। आप अपने डिू डिलिजेंस कर सकते हैं। और इन फंड में जब आप शिफ्ट करते हैं, तो एक तरह से आपने 60% 70% डेट में शिफ्ट कर दिया पैसा, और बाकी इक्विटी में रिमेनिंग है। अब जब भी डिस्काउंट होगा, कई बार क्या होता है कि ह्यूमन फैक्टर अलाउ नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मार्केट गिर रही होती है तो हिम्मत नहीं होती है कि हम कुछ बाय करें। पर ये बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करते हैं अपने एंड पे, ये ह्यूमन फैक्टर को बीच में लेके नहीं आते हैं, और बेसिस ऑन द मॉडल आपका इक्विटी में एलोकेशन इंक्रीज करते जाते हैं। तो इस समय बैलेंस एडवांटेज फंड सही एक तरह से फंड है एलोकेट करने के लिए, जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सेफर साइड पे। जब आप एसटीपी एसएबी की कर रहे हैं, आप सेफ फंड में एसटीपी कर सकते हैं, सेफ फंड में सेव कर सकते हैं। सिप का मेथड होता है कि आपने मैंडेट दिया है कि आपके बैंक से मान लीजिए 5-5 हजार की 2 सिप जाएगी, एक 2 तारीख को, एक 10 तारीख को, और वो आपने जितने टाइम के लिए ली है, 2 साल 3 साल या लाइफ टाइम के लिए ली है, वो आपकी सिप जाती रहती है। एसटीपी होता है जब आपके पास लमसम एलोकेशन होती है और मार्केट्स वोलेटाइल होती हैं। नॉर्मली मैं तो कहूंगा कि अच्छी मार्केट हो, बुरी मार्केट हो, अनलेस एंड बहुत डिस्काउंटेड मार्केट हो जहां पे 8000 निफ्टी हो गया था, तब आप एक से पैसा डालें। अदरवाइज आप नॉर्मली स्टैगर करें। अगर नॉर्मल मार्केट है तो 2 से 3 महीने के अंदर एसटीपी करें। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो सिप आपके बैंक से जाती है,
एसटीपी आपका, एसटीपी के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी डेट फंड, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा डाल देते हैं और वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे कुछ पैसा वहां से इक्विटी में शिफ्ट होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको मार्केट का क्या लग रहा है। मैं सजेस्ट करता हूँ वीकली बेसिस पे होना चाहिए। जैसे आपने आज 5 लाख रुपए डाले, 1 लाख 5 डिफरेंट फंड्स में, आज की डेट में आप कोई 16 से 18 हफ्ते की एसटीपी कर सकते हैं या 20 हफ्ते की कर सकते हैं। तो 50,000 आपने बोल दिया हर फंड से, आपका ओवरऑल 50,000 जाना शुरू हो गया वीकली बेसिस पे। तो 10 एसटीपी हो गए, 25,000 जाना शुरू हो गया, तो आपकी 20 एसटीपी हो गई। तो यू कैन डिफाइन अ डेट, इसमें सिप की तरह डेट नहीं होती है, आप एक डेट डिफाइन कर सकते हैं, उस डेट में आपके लिक्विड फंड से पैसा इक्विटी में शिफ्ट हो जाएगा। जब पूरा पैसा शिफ्ट हो जाएगा तो आपकी एसटीपी खत्म हो जाएगी। और इसमें स्वाति की इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, कल को आपने 3 महीने की एसटीपी करी और 2 महीने के बाद मार्केट में 15-20% का करेक्शन मिल गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा होगा, पर अगर मिल गया तो आप उसको पहले भी शिफ्ट कर स्विच कर सकते हो लिक्विड फंड से अपने इक्विटी फंड में। तो वो आपको, आप एग्जिस्टिंग फंड्स में भी कर सकते हो और चाहे तो अगर 1-2 फंड्स नए ऐड करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हो। तो मनी गुरु में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बाजार में सही स्ट्रैटेजी निवेश करने की क्या होनी चाहिए। आप एसआईपी करें, एक मुश्त निवेश करें या एसटीपी का रूट अपनाएं। हमारे साथ क्षितिज महाजन है, उनसे कर रहे हैं हम बातचीत। क्षितिज, जो एक नया निवेशक है वो वाकई फूक फूक का कदम रखना चाहता है क्योंकि पूंजी उनकी है और क्योंकि पिछले 1.5 साल का एक मार्केट साइकिल जब देख लिया तो उसके बाद तो नए निवेशक को और भी डर हो जाता है कि बाजार में एंट्री करने का सही वक्त क्या है। और जब बाजार में एक ट्रेंड है कि हाँ मार्केट रैली पर है, बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कहीं करेक्शन तो नहीं आ जाएगा, क्या यही सही वक्त है निवेश करने का? तो अभी एक नया निवेशक क्या करे? थोड़ा सा ट्रेंड देखा है स्वाति, पिछले 16-17 महीने में डीमैट अकाउंट ज्यादा खुल रहे हैं म्यूचुअल फंड फोलियो से। मैं आई एम हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम। मैं जितने भी नए निवेशक आ रहे हैं मैं उनको सतर्क नहीं करना, पर उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दैट बहुत अच्छी बात है कि आप मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये समझना बहुत जरूरी है कि डोंट ट्रेड, आप जस्ट इन्वेस्ट। बिकॉज ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेन्स आप ले सकते हैं, बट अभी जो जितने भी नए निवेशक आए उन्होंने वन साइडेड रैली देखी है। हमेशा इक्विटी मार्केट ऐसा नहीं रहता है। तो आप जो सस्ता है या जिसकी वैल्यू कम है इसलिए वो अच्छा है, उस पर मत जाइए। आप हाई क्वालिटी पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करें, हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, किसी एक सुनी हुई बात में मत करें। अगर आपको पास टाइम है तो खुद बैलेंस शीट्स पढ़ें, कंपनीज को स्टडीज करें, अदरवाइज म्यूचुअल फंड रूट ले जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एंड स्वाति सरप्राइजिंगली मैं ज़ीरोधा के सीईओ का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि अब ज्यादातर नए इन्वेस्टर 70-80% आर लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, जो एक अच्छा साइन भी है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज अभी सबने एक डायरेक्शन की रैली देखी है और मार्केट्स हमेशा डिप्स देता है एंड एक साइडेड होकर नहीं चलता है। तो मुझे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पोर्टफोलियो अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक रिसर्च टीम होती है हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, एक फंड मैनेजर होता है, एक बहुत वेल डाइवर्सिफाइड बोर्ड होता है पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। तो आपके लिए वो थोड़ा ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि उसमें पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाइड होते हैं। सो नए इन्वेस्टर्स यहाँ से अच्छे स्टॉक्स पिक में इन्वेस्ट करते रहें और स्टॉक में भी सिप करें और साथ में कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड पिक करें। तो नए निवेशक के लिए अच्छा तरीका है कि एसआईपी के जरिए, आपने बोला मतलब म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में निवेश का तरीका एक निवेशक के लिए अच्छा है और अच्छे वैल्यूएशन के स्टॉक्स या अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने की आप सलाह दे रहे हैं। कौन सी कैटेगरी से अभी मौजूदा समय में एक नए निवेशक को इक्विटी में एंट्री लेनी चाहिए अगर म्यूचुअल फंड का रूट वो निवेशक अपनाना चाहते हैं? तो जितने भी मेरे यंग फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि दैट एक 5 फंड्स का पोर्टफोलियो कार्व आउट करें। एक इंडेक्स फंड ले लें निफ्टी 50, वो किसी भी फंड हाउस का ले लें, हर ज्यादातर फंड हाउस के पास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। साथ में ही 2 फोकस फंड ले लें कैटेगरी के, कोटक फोकस, एसबीआई फोकस, डीएसपी फोकस, एचडीएफसी फोकस, चारों में से कोई भी 2 फंड्स ले लें और 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड ले लें जिसमें कोटक इमर्जिंग, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, कोई भी फंड ले लें। और साथ में ही एक सेक्टोरल बेट ले लें, चाहे हेल्थ केयर या टेक्नोलॉजी में से, जिसमें मेरे हेल्थ केयर है, टाटा टेक्नोलॉजी है, आपका टाटा डिजिटल फंड है, आईसीआईसी टेक्नोलॉजी है, इनमें से कोई फंड ले लें और एक पोर्टफोलियो कार्व आउट करें।
जो 50 प्लस जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे मेरा सजेशन है कि वो थोड़ा ज्यादा एलोकेशन बैलेंस फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड प्लस लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में ही इस समय रखें, जिसमें एक आधा फोकस फंड साथ में डालते हैं जो मैंने बताया है, और उसके थ्रू अपना पोर्टफोलियो भी कार्व आउट करें, बिकॉज लार्जर मिड कैप या सेक्टोरल बेट्स थोड़ा वॉलेटाइल हो सकती हैं। सो इस तरह से कार्व आउट करके अपने पोर्टफोलियो 5 से 6 म्यूचुअल फंड्स का बनाएं। ओके, तो 5 से 6 म्यूचुअल फंड का बेहतरीन जो एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, वो तमाम कैटेगरी का एक बुके उस पर क्षितिज ने एक रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पर जो मौजूदा निवेशक है जो इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अभी सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अब जो एक मौजूदा निवेशक है, डेफिनेटली कई ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य बस पूरा होने वाला होगा। अब उनके मन में ये सवाल है कि इन लेवल पर अगर बाजार है तो क्या हमें कुछ स्टेप लेना चाहिए? क्या अभी वक्त है कि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर ले, या फिर जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है उस पर ही बने रहें किसी नुकसान से बचने के लिए? तो एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए ऐसे बाजार में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्वाति, नॉर्मली हम कहते हैं कि जिनका 1 साल के अंदर गोल है वो तो पैसा स्विच करें आर्बिट्राज फंड में या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है। पर इस लेवल पे जहां मार्केट है, 1 से 2 साल का भी कोई जो जिसका गोल बेस है, लाइक मान लीजिए किसी का 2023 एंड का गोल है, उस क्लाइंट के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में शिफ्ट कर ले। जिसका गोल अभी रिसेंट 5-6 महीने में आने वाला है, उनको मैं बोलूंगा वो प्रॉफिट बुक करें। डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट बुकिंग बड़ा एक अपने आप में आर्ट है। प्रॉफिट बुक वहां से करें जहां पे आपका कम से कम प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए अगर 5 फंड लिए हैं, जिस फंड में कम से कम प्रॉफिट है वहां से प्रॉफिट बुक करें, ताकि उतना ही कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगे, बिकॉज प्रॉफिट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। जैसे आपने घर बाय करने का आपका गोल था 2022 का, तो आप इस समय पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट यहाँ से अच्छा करेगा। आप उस गोल को भी प्रीपोन कर सकते हैं, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो ने अच्छा किया है। सो आने वाले टाइम में मान लीजिए बॉम्बे में कई स्टेट्स में रजिस्ट्री की कॉस्ट भी बहुत कम रखी हुई है। अगर 31 मार्च से पहले आप कर रहे हैं तो बहुत बहुत सोप्स गवर्नमेंट भी दे रही है इस समय रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए। होम लोन रेट भी कम है, तो जो अगर आपका गोल पोस्ट 2022 का, तो उसके आप प्रीपोन कर सकते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल काफी बड़ा है इक्विटी मार्केट। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, किसी का अगर 1 साल के अंदर का गोल पोस्ट है, उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 1 साल से ऊपर का है तो लिक्विड फंड में डाल के अभी रख लें। 1 से 2 साल, मतलब 1.25 से 2 साल के बीच का है तो उसको बैलेंस एडवांटेज फंड में पार्क कर दीजिए, क्योंकि उस केस में आपका 60% तो प्रॉफिट बुक हो ही रहा है उन फंड्स में जितना आपको पैसा चाहिए, बिकॉज 35-40% इस समय इक्विटी में है। अगर मार्केट गिरता है तो उसमें आपका जो स्विचेस जो बैलेंस फंड में होंगे इक्विटी में, वो आपका डिस्काउंटेड रेट पे होंगे। तो इस तरह से लेके चलें। और अदरवाइज अगर कोई गोल पोस्ट पास में नहीं है तो स्टे पुट। कोई नया एलोकेशन आ रहा है तो लमसम करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड में डालें, थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं तो एसटीपी रूट के थ्रू 4 से अच्छे 5 म्यूचुअल फंड जो आपके हैं उसमें 4 से 5 मिनट में डालें और अपनी सिप कंटिन्यू करें। सिप करके ही इस मार्केट का मजा लीजिए। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ पार्टी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि यहाँ पे इंडिया अच्छा करेगा, फॉर श्योर अच्छा करेगा, बट मार्केट्स हमेशा एक टेंडम में ऊपर नहीं जाती हैं। ये अपना एक रवैया है मार्केट का जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम है कि एक करेक्शन मोड देती हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है, पता चले कुछ नहीं भी होगा। आई एम सेइंग दैट आपको तैयार रहना चाहिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो आप बने रहें, अदरवाइज जैसे मैंने बताया वैसे थोड़ा प्रॉफिट लें। आखिर में क्षितिज, हमने बहुत सारी बातें की कि करना क्या चाहिए, लेकिन इस बाजार में क्या करने से बचना चाहिए? कुछ ऐसे 3 टिप्स। सबसे पहले किसी भी तरह की टिप पे मत जाइए, चाहे वो आपका ब्रोकर दे रहा है या पार्टी में कोई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप ट्रेन में बैठ जाए, प्लेन में बैठ जाए, कहीं चाय पी लें, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है एंड ऑब्वियसली रीजन स्टॉक मार्केट हैज डन वेल। सो उस ट्रैप में मत आइए। दूसरा, आप जितना हो सकता है वॉलेटिलिटी और इलिक्विड काउंटर से बचें, क्योंकि कई बार स्मॉल कैप सेक्टर में आपको दिखेगा कि दैट स्टॉक्स ने 400% 500% टर्न दिए, बट एट द सेम टाइम वो इलिक्विड भी हो सकते हैं। तीसरा, लमसम इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा नहीं इनफैक्ट मैं कहूँगा अवॉइड करें, बिकॉज आपको टाइमिंग जरूरी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि टाइमिंग जरूरी नहीं है तो थोड़ा सा स्टैगर करें। सो दिस इज हाउ। एंड चौथा मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ फॉर ऑल द यंग इन्वेस्टर्स जिनको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान है,
मैं मानता हूँ पिछले 1.5 साल में ऐसा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप अपने आप पढ़ के देख रहे हैं स्टॉक्स में, थोड़ा बहुत पैसा आप म्यूचुअल फंड में भी डिप्लॉय करें, बिकॉज वहां पे एक लर्नेड पूरा बोर्ड, एक पूरी इन्वेस्टमेंट कमेटी है जो पैसा मैनेज करती है और आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। सो प्लीज एट द सेम टाइम जब आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में भी उतना पैसा लगाएं, ताकि कल को कोई मार्केट में करेक्शन आती है तो आपको बहुत मेजर लॉसेस इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं सफर करना पड़े, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया क्षितिज, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए और बाजार में निवेशक के लिहाज से उसकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, इस पर आज आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।